दोस्तों नमस्कार। आप हमें जानते हैं जो मेंस आंसर राइटिंग का सिलसिला चल रहा है, फर्जी मॉडल उत्तर का पोल खोल, वो हम आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। तो यार मैं आपसे बता रहा हूं कि आप फर्जी मॉडल उत्तर और अच्छा प्रयास वाले से बचेंगे, वहां से आप कभी भी मेंस आंसर राइटिंग बेहतर नहीं सीख सकते हैं। आप जिस भी शहर में रहते हैं, जहां भी रहते हैं, आप डिस्कशन और डिबेट कीजिए। डिस्कशन और डिबेट से आप जो आंसर राइटिंग सीख पाएंगे वो कहीं नहीं सीख सकते हैं। और एक बेहतर मेंटर, एक बेहतर गाइडेंस आपके पास होना चाहिए था। वो दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक बेहतर आंसर लिख पाएंगे। और यदि आपके पास नहीं हो, आप किसी भी शहर में रहते हो, भारत के किसी भी शहर में रहते हो, आप किसी भी माध्यम में तैयारी करते हो, आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे बात कर सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग के लिए। आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, यूपी पीसीएस करते हो, बिहार पीसीएस करते हो, या अदर किसी भी स्टेट पीसीएस का आप तैयारी करते हो मेंस का, मेंस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और फर्जी मॉडल उत्तर चाहे वो जिस भी शहर का हो, आप उससे बचेंगे। नहीं बचेंगे तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। हमारा कुछ संवैधानिक कर्तव्य है, उस कर्तव्य को हम निभा रहे हैं। आप मानिए चाहे नहीं मानिए, आप आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं। ठीक है, ये वीडियो, ये प्रयास यदि हमारा अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि कुछ अच्छी बातें उन तक भी पहुंच जाए। तो चलिए इस नए वीडियो में हम एक और क्वेश्चन के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। आप जानते हैं कि मैं 2023 का यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ। और रियल क्वेश्चन आपको आपकी औकात बताती है कि आपकी कितनी औकात है, वो रियल क्वेश्चन ही बताती है। वो फेक क्वेश्चन, फर्जी क्वेश्चन से पता नहीं चलता है। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर तक हम आपको एक्सप्लेन किए थे, बांधों वाला क्वेश्चन है कि तेल प्रदूषण क्या है। बहुत शानदार पहला सेगमेंट। क्यों? क्योंकि हो सकता है कभी आपसे पूछ ले वायु प्रदूषण क्या है, कभी आपसे पूछ ले जल प्रदूषण क्या है, कभी आपसे पूछ ले मृदा प्रदूषण क्या है। तो हमने आपसे कई बार कहा है कि क्वेश्चन का इंटेंट सेम ही रहता है, सिर्फ कंटेंट चेंज होता है। कंटेंट चेंज होता है, एग्जाम्पल चेंज होता है, बाकी इंटेंट क्वेश्चन का सेम रहता है। यदि आप सीख गए इस तरीका से तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कभी भी मेंस में। आइए तो ये समझ के फिर कह रहा है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर। तो ये हमारा दूसरा सेगमेंट हो गया। इसके प्रभाव क्या है, तो क्या पूछा गया तीसरा सेगमेंट में, प्रभाव क्या है। तो हम ये सिर्फ ये नए स्टूडेंट के लिए बताते हैं कि आप ऐसे तोड़े। यदि आप प्रैक्टिस 2 4 10 25 30 40 क्वेश्चन का कर लेंगे तो फिर आपको इतना सेगमेंट में तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार में समझ सकते हैं। फिर क्या कर रहे थे कि भारत जैसे देश के लिए, ठीक है, यहाँ पे भारत जगह विश्व भी लिख सकता था, हो सकता है किसी क्वेश्चन में विश्व डाल दे। तो आप ऐसे ही तैयारी करेंगे। देश के लिए किस तरह से तेल प्रदूषण विशेष रूप से हानिकारक है। ठीक है, किस तरह से तेल प्रदूषण विशेष रूप से हानिकारक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, नहीं तो हम कॉमन भाषा में आपको क्वेश्चन समझाए थे कि जो तेल प्रदूषण होता है, ठीक है, आप इसे सुनते होंगे कई बार कि जो टैंकर हमारे यहाँ, चूँकि हम क्या करते हैं, हम सिंपल भाषा में आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं कि देखे होंगे कि हम जो पश्चिमी कंट्री है, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कतर, वहाँ से हम तेल का इंपोर्ट करते हैं, यानी तेल का, कच्चा तेल का आयात करते हैं। कई बार क्या होता है कि तेल के टैंकर में लीक हो जाने से या ऐसी कोई घटना हो जाने से समुद्र में, जो अरब सागर का क्षेत्र है, तेल का रिसाव हो जाता है। ठीक है, तेल के रिसाव हो जाने से तो यही होगा हमारा क्या, तेल प्रदूषण। तो क्या हुआ, पानी प्रदूषित हो गया। एक हम, ठीक है, जैसे सिंपल क्वेश्चन देखें, कई बार क्या होता है, गांव घर में गड्ढा होता है, उसमें यदि ये बिहार पीसीएस का या पीसीएस का एक फेवरेट पीटीओ क्वेश्चन होता है कि जो हम यदि उस पर कोई किरासन तेल, जो किरासन तेल हमारा होता है, वो अगर हम उस पर डालते हैं तो क्या होता है, जो लार्वा होता है डूब के मर जाता है। तो उससे क्या होता है, वो उसका जो सरफेस टेंशन है ना पानी का, वो कम हो जाता है, तो चीज़ें उसमें डूब जाती है। तो यही हम बता रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारा अरब सागर है, इसमें क्या तेल रिसा हो जाता है। तो तेल रिसा होने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो इससे तेल रिसा होने से समुद्री जल जो हमारा प्रदूषित हो जाता है। तो यही कारण है कि इससे समुद्री पारिस्थितिकी पर, जो तेल के रिसाव से समुद्र के जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो हाँ, भारत इसके लिए कैसे, भारत को इससे क्या हानि होगा। तो ये क्वेश्चन है सिंपल भाषा में। ठीक है, तो हमने शायद आपको बता दिया कि समुद्र जो सरफेस टेंशन है, किरोसिन डालने से वो घट जाता नहीं, बढ़ जाता है, इसलिए चीज़ें गिर जाती है, वो बढ़ जाता होगा, घटना नहीं बढ़ जाता है। चलिए ठीक है, आइए हम इसका भूमिका लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्पेस ले लेते हैं, उसके बाद अच्छे से लिखते हैं। तो फिर से बता दें कि मेंस आंसर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन हमने कहा कि भूमिका, इसका भूमिका कहाँ से लिखना ये बताइए।
तो भूमिका में तो सिंपल ही पूछा है, क्या पूछा है? तेल प्रदूषण, तेल प्रदूषण, ये भूमिका लिख लीजिए। देखिए प्रदूषण क्या होता है, यदि सिंपल आपको प्रदूषण को डिफाइन करना हो तो आप प्रदूषण को कैसे डिफाइन करेंगे? प्रदूषण को आप ऐसे डिफाइन करें जैसे प्रकृति के द्वारा जो है एक संरचना बना हुआ है। जैसे वायु का एक क्या है, कंपोजिशन है कि इतना परसेंट नाइट्रोजन होगा, इतना ऑक्सीजन होगा, इतना ही कार्बन होगा। लेकिन जब वो कंपोजिशन में संतुलन की वजह असंतुलन हो जाता है तो हम प्रदूषण की बात करते हैं। मृदा क्या है, मृदा का एक अपना एक कंपोजिशन बना हुआ है और उस कंपोजिशन में यदि कोई असंतुलन पैदा होता है तो हम क्या कहते हैं, ये प्रदूषित है। जैसे यदि आप सिंपल चाय का एग्जांपल लीजिए, चाय में आप जितना चीनी लगना चाहिए अगर उतना दिए तो आप क्या कहेंगे, चाय ठीक है। और अगर संतुलन से अधिक चीनी हो गया, असंतुलित हो गया, फिर क्या कहेंगे, चाय बहुत मीठी है। तो दैट मीन्स अगर हम प्रदूषण के केस में देखें तो यही प्रदूषण होता है हमारा। इसी तरीक़े से समुद्री, ये कह रहा है समुद्री तेल प्रदूषण क्या है, ठीक है, तेल प्रदूषण क्या है? तो तेल प्रदूषण हो गया कि हमारा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है, ये जो हमारा हमने बात क्या किया कि एक हमारा वायुमंडल हो गया, एक हमारा जलमंडल हो गया, एक हमारा स्थल मंडल होता है। यदि जो जलमंडलीय हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें किसी भी कारण से, चाहे वो प्राकृतिक कारण हो सकता है, क्योंकि प्राकृतिक कारण से भी कई बार रिसा होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, या मानवकृत कारणों से तेल का रिसाव ही तेल प्रदूषण कहलाता है। क्योंकि यहाँ पे आपसे देखिए स्पष्ट ये नहीं दिया है कि समुद्र प्रदूषण, समुद्री तेल प्रदूषण क्या है या नदीय तेल प्रदूषण क्या है, ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया है, सिर्फ कहा है कि तेल प्रदूषण क्या है, ठीक है। तो वातावरण में, ठीक है, या पर्यावरण में, पर्यावरण तो में जल मंडल, स्थल मंडल सारा का सारा आ जाता है, ठीक है। तो आप सिंपल लिखें कि हमारे जल मंडल में, जल जो हमारा है, ठीक है, जल मंडल में मानव जनित कारणों या प्राकृतिक कारणों से तेलों का रिसाव तेल प्रदूषण कहलाता है। उदाहरण के लिए भारत की, चूंकि यहाँ पे भारत एग्जाम्पल है, फिर भारत का आप लिख दीजिए। उदाहरण के लिए अरब सागर में तेल टैंकरों द्वारा तेल का रिसाव या ज्वालामुखी विस्फोट के परिणाम स्वरूप तेलों का रिसाव समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र में तेल प्रदूषण कहलाता है। तो आप कहेंगे सर भूमिका थोड़ा बड़ा हो गया, निश्चित रूप से भूमिका थोड़ा बड़ा हो गया, इसलिए कि ये अब आप अपने हिसाब से भूमिका को छोटा बड़ा कर लीजिए। यदि 250 शब्द में आपको आंसर लिखना हो तो उसके लिए भूमिका थोड़ा बड़ा चाहिए। ये 10 मार्क्स क्वेश्चन है, थोड़ा भूमिका छोटा कर लीजिए। छोटा तो उसमें सिर्फ जो हमने एग्जाम्पल लिया उसको हटा दीजिए। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में या जलीय मंडल में प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से तेलों का रिसाव तेल प्रदूषण कहलाता है, बस हो गया। तो भूमिका आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं भूमिका आप अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम इसका जो नेक्स्ट सेगमेंट है क्वेश्चन का, उसमें क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन है कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके प्रभाव। तो हमने एक सब हेडिंग बनाया बॉडी में, ये हमारा बॉडी है, यहाँ पर हमने सब हेडिंग बनाया समुद्री, ठीक है, पारिस्थितिकी समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव, ठीक है। हमने ये एक सब हेडिंग बनाया और इसके बाद इसे अंडरलाइन कर दिया, इसे हमने अंडरलाइन कर दिया, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। और फिर हमारा क्या होगा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, और इस तरीका से हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। जितना शब्द सीमा में क्वेश्चन पूछा गया, आंसर पूछा गया, बस आप उतने ही पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। कभी कभी हम एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताते हैं, इसलिए बताते हैं ताकि यदि कभी ये क्वेश्चन 250 शब्द में या स्टेट पीसीएस में लिखने के लिए आ जाए तो आपके पास कंटेंट पर्याप्त हो, ताकि वहाँ आप कंटेंट की समस्या से न जूझे। तो आप बताइए सिंपल, यदि समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र में तेल का रिसाव होगा तो क्या होगा। आप जानते हैं सबसे पहले जो हमारा जैव विविधता है, हॉट स्पॉट है, वो खत्म होगा। तो समुद्री जैव विविधता पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये बताइए। जब किरासन तेल हम डालते हैं, लार्वा मर जाता है, तो जब समुद्र में तेल का रिसाव होगा, तेल प्रदूषण हो जाएगा, तो कितने कोरल ब्लीच है, कितने जानवर है, कितने जीव है, कितने कीड़े मकोड़े हैं, वो मरेंगे या नहीं मरेंगे, बताइए। इससे क्या होगा, हमारा जो समुद्र का जैव विविधता है वो जैव विविधता नष्ट होगा या नहीं होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। तो आप सिंपल पॉइंट लिख लीजिए, समुद्री जैव विविधता, ठीक है, समुद्री जैव विविधता। और बस यहाँ पर आप इसको आप एक्सप्लेन करो, जो हमने कहा आप ऐसे 2, 3, 4, 1 जो आपको लगता है जितना शब्द सीमा है उस अनुसार आप एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आप समझ गए इस पहला पॉइंट समुद्री जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव। तो नकारात्मक मतलब कि समुद्री जैव विविधता लिखेंगे, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे, सारी बातें वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो उम्मीद करते पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे।
चलिए दूसरा पॉइंट हम चलते हैं। अब बताइए, हो सकता है कि तेल प्रदूषण से कुछ जीव ना भी मरे, ये भी पॉसिबल है कि कुछ जीव बर्दाश्त कर ले, लेकिन कुछ जीव तो मर जाएगा। तो मर जाएगा तो ये बताइए, हो सकता है जो समुद्र में क्या होता है, कुछ जीव कुछ दूसरे जीव को खाता है। जैसे हमारा मछली है, मछली प्लैंक्टन खाता है, शैवाल को बहुत सारा जीव खाता है। तो ये बताइए, जो खाद्य श्रृंखला हमारा समुद्री चेन का है, जिसे हम लोग समुद्री खाद्य श्रृंखला कहते हैं, तो चारण खाद्य श्रृंखला होता है, वो समाप्त होगा कि नहीं होगा ये बताइए। तो हम क्या लिख सकते हैं, खाद्य श्रृंखला, और फिर इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि खाद्य श्रृंखला हमारा समाप्त होगा या कि नहीं होगा। अब कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। तो जब खाद्य श्रृंखला, ये बताइए, कोई जीव यदि तेल प्रदूषण से बच भी गया और उसको भोजन ही ना मिले, तो वो जीव कितना सर्वाइव करेगा? तो नहीं कर सकता है ना। तो निश्चित रूप से तो दूसरा हो गया हमारा क्या, खाद्य श्रृंखला। तीसरा देखिए, तीसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, जो समुद्री जैव विविधता है। तो मैंने क्या कहा वहाँ पे आपसे कि तेल का रिसा होता है, तो उसकी जो पृष्ठ तनाव होता है, सरफेस टेंशन, वो बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है, जो जीवों को स्थिर रहने की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, वो नीचे चली जाती है। तो जिसे हम लोग कहते हैं आवास। हर जीव का, हर जंतु का, समुद्री हर जीव का अपना एक आवास होता है या नहीं होता है? तो क्या होगा, आवास का विनाश होगा या नहीं होगा ये बताइए। आप कहेंगे सर हमारा देखिए, मछली का भी आवास होता है समुद्र में, समुद्र जितना भी जीव जंतु उसका आवास होता है कि नहीं होता। भले ही वो ऐसे तो नहीं कि मछली नहीं सोती होगी, वो भी अपने तरीके से सोती होगी, टेस्ट करती होगी। तो आवास का विनाश, ये हमारा क्या, समुद्री जैव विविधता पर, हमारा ये जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर ये नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो आप समझ गए, आप इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर लेंगे। हमने आपको एक्सप्लेन करने का तरीका बता दिया, क्या क्या इसमें आपको डालना था। अब हमारा चलिए अगला पॉइंट आता है। इसमें कह रहा है क्या क्वेश्चन में, कि भारत जैसे देश के लिए किस तरह से तेल प्रदूषण विशेष रूप से हानिकारक है। तो हम लिख सकते हैं भारत के लिए हानिकारक, ये हमारा क्वेश्चन का दूसरा सेगमेंट हो जाएगा। भारत के लिए हानिकारक। देखिए ये आपको सब टॉपिक बनाना पड़ेगा, यदि आप सब टॉपिक नहीं बनाएंगे एग्जामिनर अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाएगा, तो और आप भी अच्छे से आंसर नहीं लिख पाएंगे। क्योंकि इससे क्या है ना, अब आपके माइंड में एक अस्पष्टता है कि हम भारत के लिए हानिकारक वाला पॉइंट लिख रहे हैं, तो समुद्री प्रदूषण वाला पॉइंट अब यहाँ पे नहीं आएगा, नहीं तो आप गड़बड़ कर जाते। जब दोनों को एक साथ लिखेंगे तो गड़बड़ कर जाएंगे। और यहाँ पे देखिए, फिर हम बता दिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, मात्र 10 नंबर का, और 10 नंबर के क्वेश्चन में आपसे 3 क्वेश्चन पूछा गया है कि तेल प्रदूषण क्या है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव क्या पड़ेगा, और भारत के लिए क्या हानिकारक है। तो बहुत स्पेस आपके पास नहीं है लिखने के लिए, आप एक एक पॉइंट को भी एक्सप्लेन करेंगे तो आप 150 शब्द तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि भूमिका देखिए, अगर 150 शब्द का क्वेश्चन होता है तो यार 150 नहीं लिखा जाता, 130, 35, 40 बहुत हो गया, मतलब 120 प्लस होता है। यदि हम 135 भी मान ले तो फिर आप भूमिका लिखेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे, तो उसमें भी तो 25-30 शब्द चले जाएगा। तो बचा आपके पास कितना, वही 40 शब्द के आसपास, 40 शब्द के आसपास आप एक पॉइंट को यदि आप एक्सप्लेन करेंगे 40 शब्द तो उसी में हो जाएगा। 1 से 2 पॉइंट आपको मैक्सिमम पता हो, आंसर आप बेहतर लिख सकते हैं, बट एग्जाम्पल उसमें होना चाहिए था। ठीक है, आप कहेंगे सर 10 नंबर क्वेश्चन भूमिका लिखना अनिवार्य है, बहुत लड़का पूछता है। हाँ लिखना अनिवार्य है भाई, तुम बड़ा भूमिका मत लिखो, छोटा भूमिका ही लिखो, लेकिन भूमिका लिखो। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं भारत के लिए हानिकारक प्रभाव। तो ये बताइए भारत के लिए हानिकारक प्रभाव क्या होगा, थोड़ा सोचिए। अब देखिए हमारा जो भारत है 7500 किलोमीटर इसका तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है हमारा, तटीय सीमा भी हम कह सकते हैं, तटीय क्षेत्र भी कह सकते हैं। ये बताइए अगर ऐसा कुछ होता है भारत के चारों तरफ तो कितना बड़ा नुकसान होगा भारत को, ये बताइए। अगर मान चल ठीक है 10-20 किलोमीटर की यदि सीमा होता चलो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन जहां 7500 किलोमीटर भारत को 3 तरफ से समुद्र घेरे हुआ है, यदि समुद्री प्रदूषण समुद्री इकोसिस्टम यदि समाप्त हो जाए तो बताइए भारत पे कितना इसका प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप इस पॉइंट को लिखिए, क्योंकि भारत के लिए इसलिए ये बहुत बड़ा हानिकारक है, क्योंकि भारत की 7500 किलोमीटर सीमा समुद्री सीमा है, भारत लगभग 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इससे क्या होगा समझ गए, तो क्या प्रभाव पड़ने वाला, आपने इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, हम बता रहे हैं आपको, दूसरा पॉइंट लिखिए, भारत में 4 हॉट स्पॉट साइट है। ठीक है, जिसे हम लोग जैव विविधता भी कहते हैं। तो हॉट स्पॉट साइट आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो आपको पढ़ना चाहिए था।
तो भारत में 4 है, जिसमें एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी हमारा हॉट स्पॉट है और वेस्टर्न घाट भी हमारा हॉट स्पॉट है। तो कम से कम 2 हॉट स्पॉट जो है वो तो समुद्री सीमा से लगता है ना, ये बताइए। और यदि इस तरह की समस्या भारत में आएगी तो क्या हमारा हॉट स्पॉट जो है उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा? अगर नुकसान पहुंचेगा तो उसका हॉट स्पॉट का दर्जा समाप्त हो सकता है, जैव विविधता वहाँ की नष्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती है बताइए। वहाँ का जो आवास है वो भी नष्ट हो सकता है, वहाँ की समुद्री जो जीव जंतु है वो मर सकता है। तो हॉट स्पॉट तो समझ चुके हैं कि हॉट स्पॉट को इससे नुकसान होगा। दुनिया में भारत के पास 4 हॉट स्पॉट है, समझ गए। 18 हॉट स्पॉट में भारत के पास 4 है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। तो दूसरा पॉइंट आप समझिए, हॉट स्पॉट पर इसका जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे हमारा जैव विविधता नष्ट होगा, जो हमारे समुद्री पर्यावरण है, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र या समुद्री जीव है, उस पर इसका नुकसान होगा। तो ये दूसरा हो गया। चलिए तीसरा पॉइंट की यदि हम बात करें तो आजकल एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट चला है, हम लोग कहते हैं सी फूड, समुद्री भोजन या समुद्री खाद्य या समुद्री फूड का हिंदी आपको जो लेना ले लीजिए, सी फूड। तो इसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं क्या, समुद्री कृषि। ये बताइए, जो हम समुद्र से कृषि करते हैं, समुद्री कृषि, तो इस पे प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये बताइए। जो हमारा अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था जो चलती है, जैसे हम मछली पकड़ते हैं, समुद्री कृषि करते हैं, जो तमिलनाडु का इलाका है, जो केरल का इलाका है, तो समुद्र में बहुत सारी कृषियाँ होती है। आजकल नई नई तकनीक आ गई है, जिसको हम लोग सीरी एग्रीकल्चर भी कहते हैं। सी फूड्स हम वहाँ से कलेक्ट करते हैं, बहुत चीज़ सी फूड के रूप में कलेक्ट करते हैं, उसको मार्केट में बेचते हैं, उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो क्या आप बताइए प्रभु, इस पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो प्रभाव पड़ेगा तो इससे भारत का आर्थिक नुकसान होगा या कि नहीं होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। तो हमने आपको 2-3 एग्जाम्पल दे दिए हैं सी फूड्स का। आप समुद्री कृषि की बात कर सकते हैं, मत्स्य पालन की बात कर सकते हैं, सी फूड्स की बात कर सकते हैं, सीरी का विधि से एग्रीकल्चर किया तो उसका बात कर सकते हैं। इससे हमारा क्या होगा, प्रभावित होगा। जो समुद्री क्षेत्र का व्यक्ति है वो इससे मछली खा के न्यूट्रिएंट्स, पोषण, वो पोषण प्राप्त करता है। जो समुद्री क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति है, मछली खा के, सी फूड्स खा के, वही उसका पोषण का, आहार का मुख्य साधन है। तो यदि आहार उसको नहीं मिलेगा तो कुपोषण समस्या आ सकती है, बेरोजगारी की समस्या आ सकती है। तो इसको इतना मत जोड़िए, सिर्फ पर इतना तो समझ गए होंगे आप, समुद्री कृषि से पर इसका प्रभाव पड़ेगा। चलिए आगे चलिए। आजकल हम लोग बहुत जाते हैं घूमने गोवा। गोवा तो हमारे यहाँ फेमस है ना, किसके लिए? सी पर्यटन, समुद्री पर्यटन के लिए। चलिए समुद्री पर्यटन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो ये बताइए, यदि तेल रिसा होगा तो समुद्री पर्यटन हमारा प्रभावित होगा या कि नहीं होगा, ये बताइए। मालाबार में भी हमारा समुद्री पर्यटन काफ़ी अधिक चलता है, केरला के तट पे। तो प्रभावित होगा या नहीं होगा? इससे हमारे भारत की इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। रोजगार पर प्रभाव पड़ेगा। तो आप इस पॉइंट को लिख लेंगे, ठीक है? तो समझ गए होंगे। चलिए अगला पॉइंट देखिए। जो भारत जो वस्तु का एक्सपोर्ट करता है, तो उसकी जो 7500 किलोमीटर की समुद्री सीमा है, तो आप देखिए अधिकांश जो व्यापार होता है हमारा, वो समुद्र के रास्ते ही होता है। तो हम लिख सकते हैं समुद्री व्यापार। आप कहेंगे सर इस पर कैसे प्रभाव पड़ेगा, हम आपको बताते हैं, ठीक है। समुद्री व्यापार, अब देखिए जब हम समुद्री व्यापार, अब देखिए हमारा क्या, मलक्का जलडमरू, बंगाली खाड़ी से, अरब सागर से, पूरा हमारा समुद्री मार्ग से ही व्यापार होता है ना। हम चाहे इंपोर्ट करें या चीज़ों को एक्सपोर्ट करें, कहाँ से करते हैं? समुद्री मार्ग से। तो जब तेल रिसा होगा, उसका सरफेस टेंशन घट जाएगा, सरफेस टेंशन कहीं बढ़ जाएगा, तो जो हमारा सी जहाज है, शिप है हमारा, जिससे हम सामान को इंपोर्ट करते हैं, अगर उसके लिए सरफेस टेंशन समान नहीं होगा, तो क्या वो प्लेन या वो जो समुद्री हमारा जहाज है, क्या वो सामान को ले पाएगा, सामान को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। जब आपको हम बताएं कि जब सरफेस टेंशन, अगर हम उस पर तेल रिसाव करते हैं, सरफेस टेंशन घटता है बढ़ता है, तो एक लार्वा डूब जाता है, जो मच्छर का लार्वा होता है वो डूब जाता है। तो समुद्र का जो हमारा जहाज है, जो सामान लेके आता है जाता है, जो हमारा शिप है, शिपमेंट है, इतना बड़ा कंटेनर होता है, वो क्या वो चल पाएगा? आप देखे होंगे जब वो चलती है ना, तो उसके लिए नेविगेशन की सुविधा होती है। नेविगेशन सुविधा से तो अपना रास्ता बनाता है, किधर हमें जाना है, कितनी हमें पानी गहराई मिलेगी, कहाँ हमें कम पानी गहराई मिलेगी, कहाँ हमें समस्या नहीं होगी, वो सब चीज़ वो ढूंढ के चलता है। लेकिन अगर इस तरीक़ा से पूरे समुद्र में, अब सर पूरे अगर समुद्र में, अरब सागर में अगर इस तरह का तेल रिसा हो, तो व्यापार नहीं हो पाएगा ना। तो क्या होगा फिर? भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि किस तरीक़ा से तेल प्रदूषण भारत के लिए हानिकारक है। मैंने इसमें 5-6 पॉइंट बता दिया, काफ़ी अधिक पॉइंट हमने दिया है आपको।
कोई दिक्कत नहीं, अगर कभी भी पूछे इस क्वेश्चन को तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, पीसीएस में इसकी पूछने की संभावना काफ़ी अधिक है, बिहार पीसीएस और यूपी में। इसलिए बिहार पीसीएस में ब्लू इकोनॉमी को लेके इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, समुद्री अर्थव्यवस्था को लेके, और यूपी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर थर्ड में। यहाँ तो चूंकि यहाँ भी पेपर थर्ड में ही दिया हुआ है, और बिहार में पेपर थर्ड, तो वहाँ पे पेपर थर्ड तो होता है, जीएस का पेपर 2 होता है जिसमें कि इकोनॉमी का सेक्शन होता है, तो वहाँ पे क्वेश्चन आता है। और यूपी में तो पेपर थर्ड होता है, क्योंकि यूपी का तो पूरा यूपीएससी का ही सिलेबस है, तो वहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, तो भविष्य में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए आइए अब हम लोग निष्कर्ष की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का निष्कर्ष आप क्या लिख रहे होते? ठीक है, बताइए निष्कर्ष क्या लिख रहे हो, क्योंकि निष्कर्ष तो लिखना पड़ेगा ना। तो देखिए ये समस्या हमारे लिए बना हुआ है, निश्चित रूप से हमारे लिए समस्या बना हुआ है, क्योंकि इतना जल्दी हम जो है अपना एनर्जी आत्मनिर्भर नहीं हो जाएंगे। एनर्जी आत्मनिर्भर क्योंकि हमें जो है तेल का इंपोर्ट, तेल का एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी उससे चलती है। इतना जल्दी हम एनर्जी आत्मनिर्भर तो होने नहीं जा रहे हैं। तो ये समस्या लगातार हमारे अरब सागर में या बंगाली खाड़ी में या हिंद महासागर में बना रहेगा। तो देखिए इसके लिए हमें यहाँ पे ये आपका होगा क्या, ये हम कहते हैं फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन, ये भविष्य उन्मुखी क्वेश्चन है। इस समस्या का समाधान आपके पास होना चाहिए था। तो समाधान आप क्या देंगे कि देखिए भारत सरकार को या भारत को अन्य देशों के साथ मिलकर या अपने स्तर पे भी एक तकनीकी, अत्याधुनिक तकनीकी का डेवलपमेंट करना चाहिए था, ताकि यदि ये समस्या होती है, जैसे एक ऑयल जेपर है, यदि आप लोग जानते होंगे, एक कृत्रिम बैक्टीरिया उसको बनाया गया आर्टिफिशियल तरीके से, ऑयल जेपर, ऑयल जहाँ पे तेल रिसा होता है वहाँ पे ऑयल जेपर को छोड़ दिया जाता है। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन यूपीएससी पूछा था। तो ऑयल जेपर क्या करता है, तेल को अवशोषित कर लेता है, फिर कुछ देर के बाद वो चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। तो इसी तरीक़ा से और तकनीकी डेवलपमेंट किया जाना चाहिए था, ताकि व्यापक स्तर पर तुरंत या रिसाव ना हो। उसके लिए क्या तकनीकी होना चाहिए था, एक तो उस पर काम करना चाहिए था। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे दे सकते हैं कि देखिए जो हमारे पास एजेंसी है, जो समुद्र का हमारा इलाका है, वो किसी न किसी राज्य से सटा हुआ है, किसी न किसी राज्य की सीमा से लगा हुआ है। तो जो हमारी केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, विभिन्न एजेंसियां या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उसको मिल के आपस में काम करना चाहिए था, कोऑर्डिनेशन और समन्वय से काम करना चाहिए था। अगर कोऑर्डिनेशन होगा, इन्फो से सूचनाओं का आदान प्रदान होगा, ठीक है, तो चीज़ें आसान हो जाएगी। ठीक है, और इससे भारत का आर्थिक हित और पर्यावरणीय हित दोनों सुरक्षित रहेगा। क्योंकि देखिए तेल रिसोर्स से पर्यावरण का भी नुकसान होता है और अर्थव्यवस्था का भी नुकसान होता है। इसलिए भारत का, तो आप ऐसे लिखेंगे, ये मैंने पॉइंट बताया, लेकिन आप लाइन में लिख सकते हैं कि सरकार को या भारत को वैश्विक स्तर पर और स्वयं के स्तर पर भी अत्याधुनिक तकनीकी का डेवलपमेंट या विकास करना चाहिए था, जिससे कि इस समस्या को निदान अविलंब यानी तुरंत पाया जा सके। इसके लिए भारत सरकार, राज्य सरकार, विभिन्न एजेंसियों को एक साथ मिल के काम करना चाहिए था, और इसके इम्प्लीमेंटेशन पर यानी क्रियान्वयन पर व्यापक प्रयोग या व्यापक खर्च या व्यापक मैनेजमेंट या प्रबंधन करना चाहिए था, ताकि भारत का आर्थिक हित और पर्यावरणीय हित दोनों सुरक्षित रहे। पूर्ण विराम। ठीक है, फिर से हम बता दें कि भारत सरकार को स्वयं के स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से अत्याधुनिक तकनीकी पर काम किया जाना चाहिए था, करना चाहिए था, ताकि ऐसी समस्याएं उसे त्वरित कैसे निपटा जा सके। ठीक है, साथ ही भारत को, राज्य सरकार को, भारत सरकार को और राज्य सरकार को और राज्य सरकार की, भारत सरकार की अन्य सभी एजेंसियों को भी, आपस में भी एजेंसियों को भी कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना चाहिए था। उन तकनीकों के इम्प्लीमेंटेशन पर, क्रियान्वयन पर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए था, ताकि भारत का आर्थिक हित और भारत का पर्यावरणीय हित या ऐसे एक साथ भी आप लिख सकते, दो जगह भारत लिखने की आवश्यकता नहीं है, कि भारत का आर्थिक हित व पर्यावरणीय हित सुरक्षित रहे। पूर्ण विराम। ठीक है, और अगर इसमें और आपको देना हो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर सके, आप लिख सकते, नहीं भी लिख सकते, बस इतना कम से कम भारत का हित सुरक्षित रहे। ये आपका निष्कर्ष हो गया। तो उम्मीद करते इस क्वेश्चन का आंसर आप कंप्लीटली समझ गए होंगे। तो आप फर्जी मॉडल उत्तर से सावधान रहेंगे। अगर नहीं रहेंगे तो मेरा काम है आपको बताना, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा काम आपको बताना है, मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती है, हम आपको बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम किसी नेक्स्ट सवाल के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। तो आपको यदि मेरा प्रयास अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मेंस आंसर राइटिंग में यदि कोई समस्या हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।